शिवा सूद है मेरा नाम। और 89 से मैं दिल्ली में और इंडिया के दूसरे पोर्शंस में मैं समाज के लिए काम करती हूँ, खासतौर से महिलाओं के लिए। और महिलाओं में भी मैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, जो कि लाइवलीहुड इशू से जुड़ी हुई होती हैं। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि यदि आपको किसी महिला को आगे तक यदि उसको समाज में लेकर आना है तो उसके लिए इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट कैसे हो, कैसे स्टेप्स को फॉलो किया जाए, या उसको किस तरह से हम इलिटरेट महिला को भी हम किस तरह से उसको इकोनॉमिकली एम्पावर करें, उसके लिए मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देती हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम भी करती हूँ, जेंडर इश्यूज़ के ऊपर बात करती हूँ। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो कि 2000 से मैंने शुरू किया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम लोगों ने काफ़ी सारे ग्रुप्स बनाए। और सेल्फ हेल्प ग्रुप का पर्पज़ ही यही था कि आप अपनी सहायता कैसे करें। यदि महिला को यदि आगे कुछ बढ़ना है, यदि उसको हमें बोलना है कि तुम बोलो, मुँह खोलो तभी ज़माना बदलेगा, था ऑलवेज से तू बोलेगी मुँह खोलेगी तभी ज़माना बदलेगा। तो उसके पीछे मेरी थॉट यही रही है कि लेट हर से समथिंग, लेट हर डू समथिंग, देन यू विल सी वट एवर शी इज़ डूइंग। जो भी वो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि वो जननी है, वो सृष्टि है, वो यूनिवर्स का हिस्सा है। और बैलेंसिंग के लिए उसकी जो है वो बराबर की साझेदारी है, भागीदारी है, और क्रिएशन उसके बिना नहीं हो सकती। तो आई ऑलवेज फील कि यदि हम उस पहलू को समझते हैं तो हमें वो भी पहलू सोचना चाहिए कि जब क्रिएशन होती है या कोई डेवलपमेंट होता है तो उसके जो प्रोसेस होते हैं वो इतने आसान नहीं होते, वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इस दौरान हम ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि यदि आपको कुछ अचीव करना है या कुछ प्राप्त करना है तो इतना आसान नहीं है। जैसे किसी अंकुर से आप बीज लगाते हैं, बीज से फिर आप अंकुर लगाते हैं, अंकुर से वो पौधा तैयार होता है, और उसका एक समय है, एक प्रणाली है, एक कानून है, एक तरीका है। उसके बाद आप उसमें क्वालिटी की उम्मीद करते हैं तो आपको उस क्वालिटी के साथ में वो पैरामीटर भी लेने पड़ते हैं, तब जाके आप एक अच्छा फल प्राप्त करते हैं। और फल के बाद ही आपकी ब्रांचेस और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन होता है, ये प्रोसेस है। तो सिमिलर थिंग हम लोग महिलाओं को भी बताते हैं कि बचपन से यदि आपको सचमुच वो वाला एटमॉस्फेयर नहीं मिला जो मिलना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फॉर्चुनेट, और जो दूसरे लोग हैं जो हम कहते हैं कि हैव नॉट, उनके पास नहीं है या नहीं था, तो ऐसा मतलब नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा, उनको मिल सकता है यदि हम समाज के लोग सब लोग मिलके कम्युनिटी की तरफ ध्यान दें और उसकी तरफ हम उनका रुझान पैदा करें, उनमें वो हम कॉन्फिडेंस पैदा करें और उनको उस तरह का एटमॉस्फेयर दें कि वो आगे बढ़ें। तो मैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रुप में, छोटे छोटे समूह में, 10-10 महिलाओं के समूह में, बड़े इनफॉर्मल वे में उनको ये सब चीज़ें सिखाती हूँ। और सबसे पहले उनको एक तौर तरीका बताती हूँ कि आप बोलिए, जो आप सोचते हैं आप बोलिए। क्योंकि मैं उस थॉट को भी काउंटर करती हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो अनपढ़ है वो बुद्धिमान नहीं है, वो गलत है। वो अनपढ़ है वो अलग बात है, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है आप कैसे बता सकते हैं। तो मैं उस चीज़ को लेके भी चलती हूँ, क्योंकि मैंने देखा गांव में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई नहीं किए लेकिन उनका ज्ञान बहुत अच्छा है। प्लांट्स को ही देख लीजिए, फार्मर जो काम करते हैं वो कोई साइंटिफिकली स्टडी करके नहीं आए होते या किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके नहीं आए होते, लेकिन वो मौसम को देख के भी बता देते हैं कि आज बादल कैसा आएगा, पुरवाई कैसी होगी, बरसात कैसी होगी। या वो चांद को देख के या सितारों को देख के, पूर्णिमा को देख के, अमावस्या को देख के बताते हैं कि कौन सा बीज कब लग सकता है, या ऋतु का जो कैसा रुझान होगा, या इस बारी बारिश होगी तो कैसी होगी। तो ये उनके अनुभव हैं, ये उनका जो वो प्रैक्टिस करते हैं उनकी नॉलेज उसमें बढ़ती है। और मैं फार्मर नहीं थी, ना ही मेरे परिवार में कभी कोई फार्मर रहा। जब मैंने ऊना में काम शुरू किया था मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं फार्मिंग करने जा रही हूँ तो मुझे अपने आप को फार्मर कैसे खिलाना है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अर्बन एरिया का रहा है, मैं दिल्ली से रही हूँ। और दिल्ली से जब मैं गांव में गई तो गांव में ग्रामीण वातावरण में मुझे अपने आप को, जो मेरा पुराना अनुभव था वो वहाँ पे जब मुझे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने लगा तो मुझे समझ आया कि ज़मीन के साथ में काम करना कितना डिफ़िकल्ट है।
या 40-45 डिग्री टेम्परेचर में हम काम करते हैं तो समझ आता है कि किसान के पास जो पसीना आता है, उसके जो शरीर में इतना डिहाइड्रेशन होती है, या उसका जो पसीना आता है उसकी मेहनत कितनी लगी होती है, या वो इतने ऊबड़ खाबड़ रास्ते में जब वो चलता है, पहाड़ी पे हो या सड़कें टूटी हुई होती हैं या खेत तक पहुँचने में उसको कितना समय लगता है। और उसके बाद में जब वो पूरा सब कुछ लगा देता है तो वो उम्मीद करता है कि अच्छी फसल की, तो अचानक मौसम की मार पड़ती है तो वो सारा का सारा बह जाता है। या फिर इतना खर्चा किया होता है जिसका कि इकोनॉमिकली अभी तक एनालिसिस नहीं हो पाया, क्योंकि परिवार में सिर्फ एक ही बंदा काम नहीं करता, पूरा परिवार काम करता है। चाहे वो कुछ घंटे हों या कुछ महीने हो या पूरा सीजन हो, तो वो हम कभी भी एनालिसिस नहीं करते हैं, उसका मूल्यांकन बहुत मुश्किल होता है। और जब वो फसल लेके जब बाहर निकलता है तो खरीदार जो होते हैं वो उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, उस भावना की वैल्यू नहीं निकाल पाते, उसकी मेहनत की वैल्यू नहीं निकाल पाते, या जो बीज जिसको उसने इतनी लगन से, इतने प्यार से, इतने इमोशन से एक आराध्य की तरह से उसको रखा जाता है। जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो सोचना होता है कि हम उसकी प्रेयर कर रहे हैं, और जब तक वो निकल के पूरी तरह से उस शेप में नहीं आया था तब तक वो एक तरह से वो आराधना ही होती है। जो ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने एहसास की है। ये सब चीज़ों का एहसास मुझे ज़िंदगी के इस मोड़ पे आके हुआ, और मेरी मन में जो फीलिंग आई वो महिला के लिए, जो किसान महिला है या वो जो मजदूर फार्मर है, मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत बढ़ गई। और मैं ये सोचने लगी कि मैं तो अब काम कर रही हूँ, ये तो पैदा ही उसी में होते हैं, दिन रात उसी में रहते हैं। हम लोग जब एयर कंडीशन में अंदर सो रहे होते हैं तो ये लोग वहाँ पे मचान में सोते हैं उस खेती की जान को बचाने के लिए, और वो मीलों तक पैदल सड़क से भागते, हम तो गाड़ियों में बैठ जाते हैं, वो मीलों से पैदल चल के अपने घर तक पहुँचते हैं। ये सब वर्णन करना और पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन जब आप उसको, मैंने महसूस किया, मैं उस लेवल तक तो नहीं गई कि मैं मचान पे जाके सोई, लेकिन मैं उस लेवल तक गई कि जहाँ तक मैं जा सकती हूँ। तो मुझे काफ़ी चीज़ों का एक तरह से इंटरनल मतलब इंसाइट हुआ, एक तरह से नॉलेज बढ़ी, और किसान के लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ी। और मुझे लगा कि भारत का जो कल्चर है, वो कृषि प्रधान देश जो है वो हमारा रहना चाहिए, क्योंकि ज़मीन है हमारे पास, किसान है हमारे पास। कमी है तो हमें को एक अच्छे एटमॉस्फेयर की है, जो कि ग्रेजुअली अब जो वो इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो मैं उसी पे काम कर रही हूँ। आजकल जो मैं महिलाओं का ग्रुप बनाती हूँ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है हम लोगों ने, हिम टू हम, हिमालय से हम, पूना में। और हम लोगों ने क्योंकि देखा कि पास्ट में इतना ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल हुआ है, अभी भी हो रहा है, तो सॉइल इरोजन बहुत हुआ है, बंजर लैंड बहुत हो गई है। तो मेरे लिए चैलेंज था कि मैं ऊना में जिस ज़मीन पे मैं काम कर रही हूँ वो बिल्कुल बंजर थी, तो उसको मैं कैसे लैंड को रिक्लेम करूँ। तो हम लोगों ने केमिकल फ्री फार्मिंग का एक कैंपेन किया, और हमने उन प्लांट्स को लगाया कि जो ऐसे टफ इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सकें। तो आसपास बहुत ज़्यादा कैक्टस लगा हुआ था, तो कैक्टस से जुड़ता हुआ हम लोगों ने ड्रैगन प्लांट्स को चूज़ किया, और आज हमारा उसमें काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है, और काफ़ी रिकॉग्निशन दिया गया है उस काम को। ऊना में पहली बार हुआ, हिमाचल में भी पहली बार हुआ, तो लोगों के लिए एक तरह से उत्सुकता बढ़ी कि भी ये क्या है, होगा भी या नहीं होगा। लेकिन पिछले 6 साल से करते करते अब रिजल्ट्स आ गए हैं, तो लोग अब कर रहे हैं। और इसके साथ में हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, उसमें वर्ल्ड बैंक का कोलैबोरेशन है, तो उनके साथ में मैं एक वैल्यू एडिशन के ऊपर नेक्स्ट लेवल पे जो काम कर रही हूँ, प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश कर रही हूँ एज ए वीमेन एग्रो एंटरप्रेन्योर के नाम से। क्योंकि पर्पज़ ये था कि आप यदि कुछ कर रहे हैं तो उसका एंड टू एंड सोल्यूशन भी होना चाहिए। आप एक कोई अंत तक तो जाएं, सिर्फ पेड़ पौधे लगाना ही पर्पज़ नहीं था। तो पेड़ पौधे लगाए हैं तो क्यों लगाए हैं, और उस सॉइल में क्यों लगाया गया ड्रैगन, तो क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से बहुत सूट करता है। और दूसरा ये कि आने वाला जो आप जैसे यूथ हैं सब लोग, आप लोग चाहते हैं कुछ हटके करना, कुछ हटके देखना, तो ड्रैगन फ्रूट जो है वो अपना में कुछ हटके है। दूसरा उसमें वैल्यू एडिशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रास्यूटिकल का बहुत ज़्यादा स्कोप है, एंटीऑक्सीडेंट तो वो है ही, तो हेल्थ इश्यूज़ के साथ में भी को रिलेटेड है। तो इसमें शुगर कंटेंट भी बहुत कम है, और ये नेचुरल वे में हम तैयार कर रहे हैं।
इसमें हम किसी भी तरह का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो शुरू में जो डिफ़िकल्टी आई वो इसीलिए आई क्योंकि हम लोगों ने कहीं पे भी किसी भी तरह का बाहरी चीज़ों को यूज़ नहीं किया। हम गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं, गोबर खाद जो हमारे यहाँ पे जो गाय है गांव वालों ने जो छोड़ दी, सब सूखी गाय बोलते हैं, उस गाय से हम लोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं और उसका जो मूत्र होता है उससे हम गौमूत्र तैयार करते हैं, जीवामृत तैयार करते हैं। तो फिर गांव वालों ने भी देखा कि भाई ऐसे सिंपल तरीके से भी हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं और जो हमारे फ्रूट्स निकलते हैं वो बहुत टेस्टी है, कलर भी अच्छा है उसका और खाने में बहुत स्वाद है। और यही मेरा मैसेज है किसानों के लिए भी कि सिर्फ गेहूँ, चावल, आलू, मक्का या दालें, इसके अलावा भी आप अपनी सोच को बदलें और जो आज की जो डिमांड है जिसमें मार्केट में जो आपको वैल्यू अच्छी मिलती है, हेल्दी वे में हेल्दी फूड तैयार करने के लिए हेल्दी थॉट का होना ज़रूरी है और आपका हेल्दी एक्शन होना ज़रूरी है। तो मैं उसी थॉट के साथ में, उसी मैसेज के साथ में मैं वहाँ पे हिमाचल में काम कर रही हूँ और किसानों को भी मैं यही मैसेज देती हूँ कि भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश है, तो उसको मेंटेन कीजिए और थोड़ा उसमें बदलाव लाइए और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करिए, पानी को कम इस्तेमाल करें। पहले तो मैं थैंक्स ही बोलूँगी कि आप लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया, मुझे ऐसा सोचा है कि ऐसा करना है और इसके थ्रू एक मैसेज तो जाता है कि जो समाज में जो अच्छा काम करते हैं उनको रिकॉग्निशन जो मिलता है वो एक तरह से बढ़ावा देने वाली बात है और जो हमारी बहनें जो काम कर रही हैं उनको एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ सोसाइटी में हम लोग यदि इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमको रिकॉग्निशन मिलता है, वो भी पार्ट ऑफ एक तरह से रिस्पेक्ट है। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, व्हाई नॉट, सभी को राइट्स हैं, यदि वो काम करते हैं तो उनकी कोई इच्छा होती है किसी तरीके की समाज के लोग हमें जाने तो वो तो पूरी होती है, लेकिन उसके थ्रू एक मैसेज भी जाता है कि किस लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो वो जो मैसेज होता है वो यही है कि आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए दूसरों को भी ऐसा ही फ्यूचर में करना चाहिए, तो वो भी हकदार बनते हैं और वो भी इसी श्रेणी में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो एक तरह से यूथ को इनकरेजमेंट मिलती है या प्रोफेशनल्स को इनकरेजमेंट मिलती है या उनको रिकॉग्निशन मिलता है तो सेटिस्फेक्शन मिलता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो लोग काम करना चाहते हैं उनकी आउटरीच बढ़ती है, वो कॉन्टैक्ट करते हैं। जैसे मेरे बारे में है कि यदि मेरे ड्रैगन के बारे में मीडिया ने जब मेरे बारे में बोला तो लोगों ने बहुत कॉन्टैक्ट किया, तो मेरा ऑलमोस्ट दिन में 2 से 3 घंटे जो होते हैं वो टेलीफोन ही कि उनसे समझाने में लगा रहता है। आने वाला समय जो है बहुत ही अच्छा भी है और चैलेंजिंग भी है, आप उसको ट्रायल कीजिए और एक्सपेरिमेंट करिए। यदि कहीं पे डिफ़िकल्टी आएगी तो सक्सेस भी तभी आएगा। और आजकल तो हर जगह इतनी सारी लैब बन गई हैं, इतने सारे सपोर्ट सिस्टम बन गए हैं, डिजिटल मार्केट इतनी बड़ी हो गई है, मीडिया इतना बड़ा हो गया है, हर तरह से सपोर्ट है, तो क्यों ना आप उसका ऑप्टिमम इस्तेमाल करें और उसको देश के लिए यूज़ करें, अपने समाज के लिए यूज़ करें। बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी बहुत कुछ है, इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बल्कि आप उनको अट्रैक्ट कीजिए कि जो चलेंगे वो वापस आएँ। तो दैट्स माई मैसेज और मैं आई ऑलवेज फील कि सबको वापस अपने घर आना चाहिए और अपनी कंट्री के लिए करना चाहिए। दैट्स व्हाई वी ऑल आर हियर। मेरे हस्बैंड हम दोनों सोसाइटी के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमारे बच्चे भी बाहर गए तो हम उनके लिए भी यही मैसेज देते हैं कि आप वापस आइए। एक समय था जब इंडिया में कुछ नहीं मिल रहा था तो लोग जा रहे थे, लेकिन अब तो बहुत कुछ है, सो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। और दैट्स माई मैसेज। मैं तो प्रेयर भी करती हूँ और अपील भी करती हूँ कि यहाँ बहुत कुछ है करने के लिए।